गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे, एक न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है आपका टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ठीक है, इसमें बेटा सबसे पहला सेक्शन हमारे पास है सेक्शन 206 सी सब सेक्शन 1, जो कि बात करता है एप्लीकेबिलिटी एंड रेट्स की। क्या कहता है, एक रीडिंग मारेंगे बेटा, फिर समझना शुरू करते हैं। सेलर्स of certain goods are required to collect tax at source from buyers at specified rates। मैं आपको समझाता हूं बेटा, देखो हेडिंग लिखो मेरे साथ साथ। चैप्टर का नाम है बेटा टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ठीक है, इसमें बेटा हमारे पास सबसे पहला सेक्शन है 206 सी सब सेक्शन 1। ठीक है बेटा, क्या कहता है ये सेक्शन, ध्यान से सुनना। ये सेक्शन कहता है कि जो सेलर होता है ना, सेलर सेलर और दूसरी पार्टी हमारी कौन होती है, बायर। तो ये सेक्शन कहता है कि जो सेलर है वो अगर बायर को, सेलर सेलर अगर बायर को स्पेसिफाइड गुड्स की बेटा सेल करेगा ना, सेलर अगर बायर को स्पेसिफाइड, कुछ स्पेसिफाइड गुड्स की सेल करेगा तो उसे बायर से बायर से कलेक्ट करना पड़ेगा टैक्स, जिसे हम नाम देते हैं टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टीसीएस। तो सेलर अगर बायर से कुछ स्पेसिफाइड गुड्स की क्या करता है, सेल। ठीक है, तो सेलर की यह लायबिलिटी है कि वो बायर से उन स्पेसिफाइड गुड्स की सेल पे क्या कलेक्ट करे, टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अब बेटा देखने वाली बात आती है, वो स्पेसिफाइड गुड्स कौन से हैं। ठीक है, और टीसीएस कलेक्ट किस स्पेसिफाइड रेट पे करना है। तो दो बातें आती हैं, कौन से गुड्स पे कलेक्ट होना है, किस रेट पे कलेक्ट होना है। ये दो बातें हैं बेटा जो हमें देखनी है। आओ जरा मेरे साथ साथ बच्चे, देखो वो गुड्स कौन से हैं बेटा। देखो सबसे पहले है बेटा एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब आप सिंपल वर्ड्स में लिकर कह सकते हो। तेंदू लीव्स, टिम्बर ऑब्टेन्ड अंडर अ फॉरेस्ट लीज, टिम्बर ऑब्टेन्ड बाय एनी अदर मोड अदर देन अबव, मतलब फॉरेस्ट लीज के अलावा एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नॉट बीइंग टिम्बर और तेंदू लीव्स, स्क्रैप और मिनरल्स बीइंग कोल वगैरह वगैरह। अच्छा अब मेरी ना एक बात सुनना बेटा, रेट अगर आप देखोगे तो लिकर पे 1% है, तेंदू लीव्स पे 5% है। टिम्बर चाहे फॉरेस्ट लीज के अंडर ऑब्टेन करो या किसी और मोड के थ्रू ऑब्टेन करो, 2.5% है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस अदर देन टिम्बर और टेंडो लीव्स पे 2.5% है, और 1% स्क्रैप पे है, 1% मिनरल्स पे। तो बेटा मुझे ना जो एक बात क्लियर हुई है वो क्या है, जरा सुनना, मेरी बात सुननी है बेटा। बेटा मुझे जो बात अब क्लियर हुई है ना वो क्या है कि बेटा रेट आपको ना बेटा 3 स्पेसिफाइड है। रेट्स आपको 3 स्पेसिफाइड है, 1% का, 2.5% का
और 5% का। ठीक है बेटा, तीन प्रोडक्ट्स पे 1% है, तीन प्रोडक्ट्स पे 2.5% है और एक प्रोडक्ट पे 5% है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा, कॉपी करो साथ साथ मेरे, कौन से तीन प्रोडक्ट्स पे 1 है, कौन से तीन पे 2.5 है और किस पे 5% है। कॉपी करो यहां तक। तो बेटा याद रखना, सुनो याद रखना, लिकर पे बेटा, स्क्रैप पे और बेटा मिनरल्स पे तो 1% है, तीन पे 1% है। फिर ये तो हो गई पहली बात। फिर टिम्बर पे, चाहे वो फॉरेस्ट लीज के अंडर ऑब्टेन किया हो या किसी और मोड के थ्रू ऑब्टेन किया हो, या फिर एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इस पे बेटा 2.5% है। और तेंदू लीव्स पे बेटा, तेंदू लीव्स पे 5% है। तो मैंने यही कहा था ना बेटा, तीन प्रोडक्ट्स पे 1% है। कौन से तीन पे 1% है बेटा? एल्कोहल पे, स्क्रैप पे, मिनरल्स पे 1% है। 2.5 भी तीन पे है। टिम्बर ऑब्टेन्ड अंडर अ फॉरेस्ट लीज, टिम्बर ऑब्टेन्ड बाय एनी अदर मोड अदर देन फॉरेस्ट लीज, और एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस अदर देन टिम्बर एंड तेंदू लीव्स पे 2.5% है, और तेंदू लीव्स पे बचे 5% है। तो ये रेट्स ना थोड़े से बेटा याद रखना। याद हो गया सबको? कॉपी कर लो। तो तीन पे 1% का रेट है, तीन पे 2.5% का रेट है, एक पे 5% का रेट है। कॉपी कर लो बेटे। हो गया क्लियर? चलो अब एक काम करो बच्चे, पहले ना 206C1F पे आओ। ये क्या कहता है? इट प्रोवाइड्स दैट एवरी पर्सन बीइंग अ सेलर who receives any amount as consideration for sale of a motor vehicle of value exceeding 10 lakh shall collect tax from the buyer at 1% of the sale consideration। अब ये बेटा एक सेक्शन और है, एमसीक्यू आ जाता है बेटा इस पे। सुनो ये क्या कहता है बेटा, देखनी है मेरी बात बेटे। अब 206C1F क्या कहता है? जो सेलर है ना, जो सेलर है, सेक्शन 206C1F, ये सेक्शन कहता है जो सेलर है ना, उसने बायर को सेल करी है किस चीज की? मोटर व्हीकल की। ठीक है, जिसकी वैल्यू एक्सीडिंग 10 लाख रुपए है। मतलब जो मोटर व्हीकल बेची है वो 10 लाख रुपए से ज्यादा की बेची है। तो बेटा अगर अगर सेलर ने बायर को मोटर व्हीकल बेची एक्सीडिंग 10 लाख की, तो ये बेटा, ये बचे सेलर की लायबिलिटी बनती है कि वो बायर से क्या कलेक्ट करे? टीसीएस कलेक्ट करे। कितना बेटा? 1%। किसका 1%? ऑफ सेल कंसिडरेशन। तो जो भी सेल कंसिडरेशन है उसका 1% वो कलेक्ट करे एज टीसीएस। तो ले दे के बताओगे बेटा? अब 1% कितने पे आ गया? अब 4 पे आ गया। लिकर, लिकर, स्क्रैप, मिनरल और मोटर व्हीकल एक्सीडिंग 10 लाख, इन चारों पे 1% का टीसीएस सेलर को कलेक्ट करना पड़ेगा। बेटा एमसीक्यू में आ जाते हैं ये। बात समझ आई बेटा सबको? पक्का? तो एक बार बताओ, मैंने अभी कुछ टाइम पहले बेटा फोर्ड इको स्पोर्ट मैंने परचेज करी थी, और फोर्ड इको स्पोर्ट बेटा मुझे पड़ी थी
50,000 की। तो मैंने ये इको स्पोर्ट बेटा खरीदी थी आपके आगे फोर्ड मोटर्स से खरीदी थी, ठीक है। और बेटा उन्होंने मुझसे पता टीसीएस कितना लिया था, 11,50,000 की पड़ी थी मुझे, उस पे 1% 11,500 रुपए का उन्होंने बेटा मुझसे क्या लिया था, टीसीएस, ठीक है। तो 11,500 रुपए का उन्होंने मुझसे क्या लिया था बेटा, टीसीएस लिया था। पक्का बताओ, दो सेक्शंस कवर करे हैं, दोनों क्लियर हुए, 206 सी क्लॉज 1 और 206 सी क्लॉज 1F। अच्छा, अब एक और बेटा सेक्शन पढ़ते हैं, वो भी सिंपल सा है। देखो सेक्शन है 206 सी 1C, क्या कहता है, इट प्रोवाइड्स फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स by every person who grants a lease or a license or enters into any contract or otherwise transfers any right or interest in any beta parking lot, toll plaza, mine or quarry to any other person other than a public sector company for the use of such parking lot or toll plaza or mine or quarry for the purposes of business। टीसीएस कलेक्ट होगा 2% के हिसाब से। क्या कहता है समझते हैं बेटा। देखो अब बेटा आपके पास एक और सेक्शन आता है, सेक्शन 206C क्लॉज 1C, लिख लो बेटा, सेक्शन 206C क्लॉज 1C लिखो बेटा। बेटा सुनो, अब यहां पर जो दो पार्टीज है ना, वो सेलर और बायर नहीं है बेटा, यहां पर दो पार्टीज हैं, यहां पर दो पार्टीज हैं, लेसर जिसे आप चाहो तो लाइसेंसर भी कह सकते हो, लेसर ऑब्लिक लाइसेंसर, और दूसरी पार्टी है लेसी ऑब्लिक लाइसेंसी। ठीक है, ये बच्चे दो पार्टी हैं, लिखो लेसर यानी लाइसेंसर और लेसी यानी लाइसेंसी। बेटा अब जो लेसर है ना, उसने क्या करा, लेसी को राइट टू यूज करने का राइट ट्रांसफर करा। तो लेसर ने लेसी को यूज करने का राइट क्या करा, ट्रांसफर। बेटा क्या यूज करने का राइट ट्रांसफर करा, कोई बेटा पार्किंग लॉट या टोल टोल प्लाजा या माइन या फिर क्वेरी। तो लेसर ने लेसी को पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइन, क्वेरी को यूज करने का राइट ट्रांसफर किया है। इसके बदले लेसर को बेटा क्या देता है, कंसिडरेशन। इसके बदले लेसर को क्या देता है, कंसिडरेशन। इस कंसिडरेशन पे 2% आपको बेटा क्या कलेक्ट करना पड़ेगा, टीसीएस। किसको कलेक्ट करना पड़ेगा बेटा, ये लेसर की जिम्मेदारी बनती है कि वो लेसी से कंसिडरेशन पे 2% का क्या कलेक्ट करे बेटा, टीसीएस कलेक्ट करे। सब बताओ क्लियर हुआ बेटा। ये आपका सेक्शन 206C क्लॉज 1C। बेटा इन पे ना एज सच कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं,
एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये रेट्स आ सकते हैं, मोटर व्हीकल हो सकता है क्वेश्चन में वो ऐसे दे दे कि मिस्टर ए ने एक मोटर व्हीकल परचेज करी वर्थ ₹9,50,000, क्या टीसीएस आएगा या नहीं? नहीं आएगा बेटा, मोटर व्हीकल 10 लाख रुपए से ज्यादा की होनी चाहिए। तो इन चीजों का थोड़ा सा बेटा ध्यान रखना। क्लियर हुए सारे रेट्स? पक्का किस किस पे टीसीएस है, कितना कितना टीसीएस है, क्लियर हुआ? आ जाओ बेटा आगे। चलो बेटा बाकी तो अब सिंपल है। मैंने कहा ना अभी यहां पर हमारे पास बेटा दो पार्टीज हैं। दो पार्टीज बेटा कौन कौन सी? सेलर और बायर। और बायर की जगह बेटा मैं लेसर भी कह सकता हूं ना, सॉरी लेसी। बायर की जगह मैं लेसी भी कह सकता हूं और सेलर को मैं लेसर भी कह सकता हूं। तो बायर ऑब्लिक लेसर कौन होता है बेटा? बायर ऑब्लिक लेसर, अ पर्सन हु रिसीव्स गुड्स of the nature specified in the above table under section 1 और 1C but does not include। बायर में कौन कौन नहीं आएगा ये ध्यान से देखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। पब्लिक सेक्टर कंपनी बायर में नहीं आएगी, बायर नहीं माना जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फॉरेन एम्बेसीज, हाई कमीशन, कॉन्सुलेट्स, इन्हें बायर नहीं माना जाएगा। सुनना, a buyer in the retail sale of such goods purchased by him for personal consumption। अब मेरी एक बात बेटा सुनना, मेरी एक बात सुननी है बेटा। बेटा एक बात याद रखना, किस किस को बायर नहीं माना गया है बेटा? पब्लिक सेक्टर कंपनीज को, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स को, फॉरेन एम्बेसीज को, हाई कमीशन को, कॉन्सुलेट्स को, इन्हें बायर नहीं माना गया है। मतलब इनसे आप टीसीएस कलेक्ट नहीं कर सकते बेटा। टीसीएस तो बायर से कलेक्ट करना है ना, और जो बायर ही नहीं है उससे टीसीएस किस बात का? यानी याद रखना, पब्लिक सेक्टर कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसीज, हाई कमीशन, कॉन्सुलेट्स, इनसे आप टीसीएस कलेक्ट नहीं कर सकते। पक्का? क्यों? इन्हें बायर ही नहीं माना गया है। एक बात समझना, आगे चलो आगे चलो आगे चलो। सेलर देखो, यहां पर देखो मीनिंग ऑफ सेलर। किस किस को सेलर माना गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी, कॉरपोरेशन, एनी कंपनी, फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी। खैर ये तो बात की बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। नोटिस करो बेटा एक डिफरेंस जो आपको समझ आया। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को बायर नहीं माना गया है, लेकिन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को सेलर माना गया है। इसका क्या मतलब है बेटा? बेटा इसका मतलब तो साफ साफ है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से आप टीसीएस नहीं ले सकते, लेकिन सेंट्रल स्टेट अगर चाहे तो वो आपसे टीसीएस कलेक्ट कर सकती है, क्योंकि उसे सेलर माना गया है, बायर नहीं माना गया है। और क्योंकि बायर नहीं है, आप टीसीएस नहीं ले सकते उनसे, लेकिन क्योंकि वो सेलर माने गए हैं तो वो आपसे चाहे तो टीसीएस कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा? अभी सुनो, और बेटा किसे बायर नहीं माना गया है? अ बायर इन द रिटेल सेल ऑफ सच गुड्स परचेज बाय हिम फॉर पर्सनल कंजम्पशन। बेटा एक बात याद रखना, मैं सिर्फ सबसेक्शन 1 और 1C की बात कर रहा हूं, मैं 1F की बात नहीं कर रहा हूं, जो कार वाला था उसकी बात नहीं कर रहा हूं अभी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं सबसेक्शन 1 में और सबसेक्शन 1C में जो गुड्स मेंशन्ड है, अगर मैं वो परचेज करता हूं अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए, यानी बेटा समझ के देखो, समझ के देखो, एग्जांपल ले रहा हूं एक। मैंने बेटा एक दिन बहुत परेशान था, देवदास मूवी भी देखी थी, तो मैं गया वाइन शॉप पे, अपने लिए क्या परचेज किया? लिकर। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या सेलर मुझसे बेटा लिकर पे टीसीएस चार्ज करेगा? नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि बेटा मैंने वो लिकर परचेज किया था अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए, और जो बायर पर्सनल कंजम्पशन के लिए ये सामान खरीदेगा ना, कौन सा सामान?
जो सबसेक्शन 1 या 1C में मेंशन्ड है, तो याद रखना उस पे टीसीएस नहीं आएगा, क्योंकि उस बायर को बायर माना ही नहीं जाता फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर। तो मुझे बताओ, मैंने सबसेक्शन 1 में और 1C में जो गुड्स मेंशन्ड हैं वो परचेज करे अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए, तो मुझे टीसीएस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे बायर नहीं माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। तो जिस बायर ने ये गुड्स पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीदे उस पे टीसीएस नहीं आता है बेटा। बात बताओ, समझ आ गई? ठीक है, अच्छा, ये तो बात हो गई 1 और 1C की। अब जरा बात कर लेते हैं बेटा 1F की। किस किस को बायर नहीं माना जाता है? फिर से देखो, सेंट्रल स्टेट को बायर नहीं माना जाएगा, लोकल अथॉरिटी, एम्बसीज, हाई कमीशन, कॉन्सुलेट्स, इन्हें बायर नहीं माना जाएगा। मतलब ये बायर नहीं है तो आप इनसे कार पे टीसीएस चार्ज नहीं कर सकते। 1F किसका था बेटा? कार का था, एक्सीडिंग 10 लाख रुपए। तो अगर सेंट्रल ने, स्टेट ने, लोकल अथॉरिटी ने, एम्बसी ने, हाई कमीशन ने, कॉन्सुलेट से किसी मोटर व्हीकल के डीलर से मोटर व्हीकल खरीदी है एक्सीडिंग 10 लाख रुपए, तो याद रखना उस पर टीसीएस नहीं आएगा, क्योंकि सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा को बायर माना नहीं गया है और टीसीएस बायर से कलेक्ट होता है। अच्छा, फिर पब्लिक सेक्टर कंपनी विच इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ कैरिंग पैसेंजर्स। अब सुनो, कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिसका बिजनेस किस चीज का है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स का बिजनेस है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, उनका बिजनेस ही पैसेंजर्स के ट्रांसपोर्टेशन का है, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेटा उन्हें व्हीकल्स की जरूरत पड़ेगी, यानी बसेस की जरूरत पड़ेगी, यानी बिल्कुल पड़ेगी। वैन्स की जरूरत पड़ेगी, यानी पड़ेगी। तो अगर उन्होंने कोई बस खरीदी, कोई वैन खरीदी, कोई व्हीकल खरीदी एक्सीडिंग 10 लाख, तो उस पब्लिक सेक्टर कंपनी से आप टीसीएस चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर कंपनी बायर मानी नहीं जाएगी बेटा। आपने एक बार नोटिस करी बेटा, 1F में ये वाला पॉइंट नहीं है बेटा, पर्सनल कंजम्पशन वाला पॉइंट नहीं है 1F में, कार में। तभी मैंने आपको बताया, मैंने जब फोर्ड इको स्पोर्ट खरीदी थी बेटा, मैंने पर्सनल यूज के लिए खरीदी थी इको स्पोर्ट। 11.5 लाख रुपए की इको स्पोर्ट थी, मैंने उस पर टीसीएस दिया था या नहीं? बिल्कुल दिया था बेटा, मुझे देना पड़ेगा। ऑल दो मैंने वो कार पर्सनल यूज के लिए खरीदी है, क्योंकि मुझे बायर माना जाता है। हां, अगर सबसेक्शन 1 या 1C में कोई गुड्स आपने खरीदे फॉर पर्सनल कंजम्पशन, तो बेटा उस पर टीसीएस आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपने कार खरीदी फॉर पर्सनल यूज, उस पर टीसीएस आता है। पक्का बताओ बेटा, क्लियर हुआ? तो यहां पर मैं लिख दूं, कार परचेज्ड फॉर पर्सनल यूज एक्सीडिंग 10 लाख, टीसीएस आएगा या नहीं? बिल्कुल आएगा बेटा, बिल्कुल आएगा टीसीएस। लिखना चाहो लिख लो बेटे। बाकी बेटा मेन बातें हमारी खत्म हो गई हैं, कुछ और छोटी छोटी बातें कर लेते हैं बेटा। अब देखो बेटा, सेलर किसको कहा गया है? सेलर कौन होगा जो टीसीएस कलेक्ट करेगा? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट टीसीएस कलेक्ट कर सकती है? बिल्कुल। सेंट्रल गवर्नमेंट से आप कलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट से आप कलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट बायर नहीं होती, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट आपसे कर सकती है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को सेलर माना गया है। लोकल अथॉरिटी आएगी सेलर में, कॉरपोरेशन, एनी कंपनी, फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी इंडिविजुअल और एचयूएफ, ध्यान से, whose turnover gross receipts in immediately preceding financial year exceed 1 करोड़ और 50 लाख। बेटा एक बात मुझे और क्लियर हो गई, किसको सेलर नहीं माना गया है? उस इंडिविजुअल एचयूएफ को सेलर नहीं माना गया है जिसका टर्नओवर ऑब्लिक ग्रॉस रिसिप्ट्स अप टू 1 करोड़
ऑब्लिक 50 लाख है इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी मेरा अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से कम है तो मैं करंट ईयर में टीसीएस कलेक्ट नहीं कर सकता, मुझे सेलर माना नहीं गया है। तो याद रखना, टीसीएस कलेक्ट वही कर सकता है, वही इंडिविजुअल एचयूएफ कर सकता है जिसका पिछले साल में बेटा क्या हुआ हो, ऑडिट हुआ हो। कॉपी कर लो यहां तक। चलो बच्चे आगे चलें। बेटा अब लास्ट की कुछ बातें रहती हैं हमारी, टाइम लिमिट फॉर डिपॉजिट ऑफ टीसीएस। तो बेटा ये वाली बात काफी हद तक वही आ गई जो हमने टीडीएस चैप्टर में भी पढ़ी थी, कि जो टीसीएस सेलर ने बायर से कलेक्ट किया है, सेलर उस टीसीएस का क्या करेगा। तो आपको पता है बेटा, आपको वो टीसीएस सरकार के पास जमा करवाना पड़ेगा। कब तक, टाइम लिमिट क्या होगी। तो देखो बेटा वही बात है, अगर टीसीएस किसने कलेक्ट किया है बेटा, गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट टैक्स जमा करवा रही है विदाउट, याद करो विदाउट चालान, तो आपको उसी दिन जमा करवाना पड़ता है बिना चालान के। और अगर आप टैक्स जमा करवा रहे हो चालान के साथ, तो कब तक जमा कराना होता है, विद इन 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच कलेक्शन इज मेड। तो जिस मंथ में कलेक्शन किया है अगले महीने की 7 तारीख तक आपको वो टीसीएस गवर्नमेंट के खाते में जमा करवाना पड़ेगा। अच्छा, अगर टीसीएस किसी और पर्सन ने कलेक्ट किया है अदर देन गवर्नमेंट, तो वही बात है, विद इन 1 week फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच कलेक्शन इज मेड। वही बात है बेटा, जिस मंथ में टीसीएस कलेक्ट किया है उस मंथ के एंड से 1 हफ्ते के अंदर अंदर, मतलब 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक आपको वो टीसीएस गवर्नमेंट के खाते में जमा करवाना पड़ेगा। अच्छा, फिर आती है बेटा टीसीएस रिटर्न। जैसे टीडीएस की रिटर्न जाती थी बेटा क्वार्टरली जाएगी, टीडीएस की भी क्वार्टरली जाती थी, टीसीएस की भी क्वार्टरली जाती है। क्वार्टर एंडिंग 30 जून, मतलब अप्रैल मई जून की 15 जुलाई तक, वहां पर जाती थी 31 जुलाई तक। जुलाई अगस्त सितंबर की 15 अक्टूबर तक, वहां पर जाती थी 31 अक्टूबर तक। अक्टूबर नवंबर दिसंबर की 15 जैन तक, वहां पर जाती थी 31 जैन तक। और जैन फेब मार्च की 15 मई तक, वहां पर जाती थी बेटा 31 मई तक। याद आया, टीडीएस में किया हुआ है। टीसीएस रिटर्न हैज टू बी सबमिटेड in form number 27 EQ and a TCS certificate is to be issued to the purchaser in form number 27D। तो बेटा TCS रिटर्न का फॉर्म नंबर याद रखना बेटा, एमसीक्यू में आ सकता है, फॉर्म नंबर 27 EQ, ठीक है। और जो सेलर है, जो सेलर है वो बायर को एक टीसीएस सर्टिफिकेट देगा फॉर्म नंबर 27D में। दिस सर्टिफिकेट इज टू बी जनरेटेड विद इन 15 days फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ टीसीएस रिटर्न। तो बताओ ड्यू डेट फाइलिंग की कब तक थी बेटा, 15 जुलाई। तो 15 जुलाई प्लस 15 दिन, मतलब 30 जुलाई तक आपको ये टीसीएस सर्टिफिकेट जनरेट करना पड़ेगा। ऐसे ही 15 अक्टूबर प्लस 15 डेज, 30 अक्टूबर तक आपको टीसीएस सर्टिफिकेट जनरेट करना पड़ेगा। तो ड्यू डेट से 15 दिनों के अंदर अंदर ये टीसीएस सर्टिफिकेट जनरेट करना है। और किसको हैंड ओवर करना है बेटा, परचेजर को। लो बेटा, चैप्टर फिनिश हो गया बच्चे आपका, छोटा सा चैप्टर था, ठीक है। चलो बच्चे, नया चैप्टर नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं। टिल देन थैंक यू।